सर, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात होती है, सेल्फ रिलायंस की बात होती है। अगर वैक्सीन की बात करें तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि वैक्सीन के प्रोडक्शन में और नई वैक्सीन खोजने के क्षेत्र में अगर हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है तो उस दिशा में क्या प्रयास करने होंगे? हाँ, देखिए, क्षमता तो अभी बढ़ाने के लिए प्रयास ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो वैक्सीन को विकसित करना, जो कि जी। रिलेटेड टू R&D है। उसके बाद आती है उसकी टेस्टिंग करना, जो कि हम जानते हैं अब सभी कि वो 3 तरह की क्लिनिकल ट्रायल के फेजेज़ होते हैं, वो करना, उसकी सेफ्टी, एफिकेसी को एस्टेब्लिश करना। उसको करने के बाद फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये करीब-करीब 3 चीज़ें हैं: वैक्सीन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसा है कि पहले कभी हमने वैक्सीन बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप नहीं किया। 1-2 उदाहरण हैं पहले वैक्सीन डेवलप करने के, उनके लिए बहुत समय लगा था, दशक लग गया था। लेकिन अभी जो भारत में वैक्सीन डेवलप किया गया, उसको बहुत तेज़ी से और ग्लोबली ऑल्सो जो और लोगों ने डेवलप किए वैक्सीन बाहर, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरत थी बहुत तेज़ी से, तो ये हुआ। तो हम उसको करने में सफल रहे। भारत गिने-चुने कंट्रीज़ में है जिन्होंने खुद के वैक्सीन डेवलप किए। अच्छा, डेवलप करने के अलावा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो भी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, आकी जाती थी। लेकिन इस वक़्त जिस तरह के नंबर्स की हमें सडनली ज़रूरत पड़ी, उसको ओवरनाइट वो कैपेसिटी क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस पे कार्य चल रहा है और जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस साल के अंत तक एंड इनफैक्ट स्टार्टिंग जुलाई, तो ये काफ़ी रैंपिंग अप होगी हमारे प्रोडक्शन की, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी। तो इस साल के अंत तक कम से कम 80% लोग वैक्सीन पाएँ देश में, हो सकता है ज़्यादा भी। तो इतना होने के बाद अगर हमारे 70% लोगों में भी अगर एंटीबॉडी हो, ये प्रतिरोधक क्षमता हो इस वायरस के लिए, तो फिर इसका ट्रांसमिशन एकदम बहुत कम हो जाएगा। हमें सावधानी ज़रूर बरतनी पड़ेगी। जैसा आपने कहा, मास्किंग, डिस्टेंसिंग, आइसोलेटिंग, वेंटिलेशन, ये सब करते हुए अगर 70% लोगों में भी अगर प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई पहले इन्फेक्शन के कारण या वैक्सीन के कारण, तो फिर जो ये पेंडेमिक नहीं रहेगी, वो एंडेमिक में परिवर्तित हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि जैसे हमें हर साल कभी फ्लू आता है, कुछ होता है, लेकिन नंबर्स उसके कम होते हैं, तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वैक्सीन निसंदेह इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जो अभी तैयारियां की जा रही हैं, जो इसकी प्लानिंग की जा रही है, जो इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, तो जिससे कि नई फैसिलिटीज़, उनकी जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, वो बढ़ेगी। नई जैसा आपने देखा, नया स्पुतनिक वो भी तैयार किया जा रहा है। तो जैसे कि कुछ जो पहले से वैक्सीन है, जो और देशों में अप्रूव किए जा चुके हैं, उनकी भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी। एज़ वेल एज़ जो अभी हैं हमारे, उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सभी फाइनली इसको अलविदा कह सकें। इसके साथ-साथ उस पे कार्य चल रहा है, इसके म्यूटेशंस पे, इसकी सीक्वेंसिंग पे वायरस की, जिससे निगाह रखी जा सके कि कहीं कोई ऐसा तो डेवलप नहीं हो रहा जो कि इन वैक्सीन्स को इवेड कर सके, मतलब कि वैक्सीन उसमें कारगर साबित ना हो। इस सब के लिए तैयारियां अभी हैं। तो ये नहीं कि जो आ गया कोई म्यूटेशन तब उसके बारे में सोचेंगे, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इस जी। सब पे पैरेलल में कार्य चल रहा है कि बाकायदा हजारों सैंपलों की सैंपल्स की रोज सीक्वेंसिंग होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग। उससे पता चलता है कि ये म्यूटेशन किस तरह का है, फिर उसकी स्टडी की जाती है कि इस म्यूटेशन का क्या प्रभाव हो सकता है, मतलब हमारी एंटीबॉडीज इस पे इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी। वो सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये सब कार्य चल रहा है। तो सर्टेनली वैक्सीन का बहुत महत्व है और उसके बारे में पूरी तरह से पूरी तरह से फोकस है उसके ऊपर।